Good afternoon, everyone. My name is Mayur, and today is 12th of November 2025. We are back with our regular CNA discussions. We would be discussing five important articles. Out of these, ये पांचों के पांचों प्रीलिम स्पेसिफिक है. इसमें मेन स्पेसिफिक कंटेंट बहुत कम है, तो ये आज शायद थोड़ा क्विकली खत्म हो जाएगा सीएनए. आज के न्यूज़पेपर आर्टिकल में ये पांच आर्टिकल्स थे कि जो एमसीक्यू बेस्ड या इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट देता है. तो this is our Telegram channel. You can scan this QR code to join the Telegram channel and get access to all the informative PDF and documents. Our next foundation batch will be starting from 1st of December. For further details, you can contact on this number. First article is Shram Shakti Niti. Niti stands for policy. No? And Shram Shakti means basically ये है लेबर पॉलिसी. तो हुआ ये है कि श्रम शक्ति नीति 2025 ये पॉलिसी का एक ड्राफ्ट है जो मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द पब्लिक. तो ये आर्टिकल उस ड्राफ्ट को डिस्कस करता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रिलीज किया, प्रोजेक्टिंग दैट फ्यूचर रेडी लेबर पॉलिसी विच इज रूटेड इन एंशिएंट इंडियन एथॉस. ठीक है, it has been projected as a future ready labor policy rooted in ancient Indian ethos. ठीक है, तो ये ड्राफ्ट पॉलिसी में ऑलरेडी कुछ कंसर्न है जो ये आर्टिकल हाईलाइट करता है, बट बिफोर गोइंग इनटू दैट विल जस्ट अंडरस्टैंड ये पॉलिसी है क्या. इस श्रम शक्ति नीति जो है उसकी कुछ की पॉलिसीज है, की फीचर्स है. फर्स्ट फीचर इज यूएसएसए विच इज यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी अकाउंट. है ना, एक ही सिंगल अकाउंट होगा जिसमें ईपीएफओ, ईएसआईसी, पीएम जय या ई श्रम, ये सारे और सारे स्टेट बोर्ड्स के जो लाइफ लॉन्ग सोशल सिक्योरिटीज है उनको एक ही जगह पे इंटीग्रेट कर देंगे. इसमें हेल्थ होगा, पेंशन होगा, मैटरनिटी होगा, एक्सीडेंट होगा, लाइफ इंश्योरेंस होगा, एक्सेट्रा सब होगा. सेकंड की फीचर इसका है कि जो नेशनल करियर सर्विस है वो अब मतलब एआई ड्रिवन नेशनल करियर सर्विस को प्रपोज किया है, जिसका पर्पस है स्किल्स को, क्रेडेंशियल्स को एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज को मैच करना यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेशली फॉर जो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज है उसके लिए. फिर जो स्किल इंडिया इनिशिएटिव है उसको इंटीग्रेट करना इन ऑर्डर टू टैकल द ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी मिसमैच. हमारे यहाँ पे वो इशू है कि हमारे यहाँ पे ग्रेजुएट जो है और जो एम्प्लॉयमेंट की जो स्किल सेट है उसमें बहुत बड़ा मिसमैच है. कई रिपोर्ट्स आते रहते हैं जिसमें ये बताते हैं कि जो इंडियन ग्रेजुएट्स है दे आर नॉट जॉब रेडी. तो उसको टैकल करने के लिए एनसीएस का यूज करेंगे जो एआई ड्रिवन होगा. नेक्स्ट फीचर इज रिगार्डिंग दी सेफ्टी एंड हेल्थ. है ना, तो जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है उसमें कुछ रिफॉर्म्स लाए जाएंगे. टारगेट ये है कि जो 2047 तक नेट जीरो फैटिलिटीज होनी चाहिए, एक भी इंसान अपने वर्क प्लेस पे किसी भी वजह से उनकी मृत्यु ना हो. नेक्स्ट फीचर इज अबाउट जेंडर इंक्लूजन. 35% तक LFPR होना चाहिए, मतलब फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए. फिर इट ऑल्सो प्रमोट्स फ्लेक्सिबल गिग्स, इक्वल पे, चाइल्ड केयर एंड एप्रिसेंटेशन. एक फीचर इसमें ग्रीन टेक ट्रांजिशन का भी है, मतलब जो कोल एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स है उनका रीस्किलिंग करना, सो दैट जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ शिफ्ट होने का उसको वो सपोर्ट करे. क्योंकि ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ आप शिफ्ट होंगे, जो एग्जिस्टिंग कोल एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स है वो तो पीछे रह जाएंगे ना, उनको नौकरी से हटाना पड़ जाएगा जो ट्रांजिशन के बाद. तो उनको भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में उनको इंक्लूड करने के लिए दे नीड टू बी रीस्किल्ड. नेक्स्ट की फीचर इज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इवैल्यूएशन इंडेक्स. लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इवैल्यूएशन इंडेक्स.
ये है एक डेटा डैशबोर्ड टू मॉनिटर द कन्वर्जेंस बिटवीन लेबर, एजुकेशन एंड डिजिटल गवर्नेंस। एक ही जगह पे सारा इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। ये ड्राफ्ट पॉलिसी में कुछ कंसर्न्स रेज किए गए, कुछ क्रिटिसिज्म आया है। पहला है कि वर्कर्स राइट्स को ये इरोड कर रहा है। मतलब क्रिटिक्स ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर्स है उनके कॉस्ट को वो इजी कर देता है। मतलब इट इज प्रमोटिंग एम्प्लॉयर्स ईज रादर देन प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर्स। मतलब वो एम्प्लॉयर के फेवर में है। जो इट ऑल्सो आर्ग्यूज कि डिजिटल एक्सक्लूजन होगा, क्योंकि 38% मतलब रफली 48% हाउस होल्ड लिटरेसी जो है में उनका डिजिटल एक्सेस विच रिजल्ट्स इन द एक्सक्लूजन ऑफ women, सीनियर्स एंड लो लिटरेट्स। बेसिकली लगभग 60% पॉपुलेशन है जिनको इन सब चीजों को डिजिटल एक्सेस में लिमिटेशंस है। वीक एनफोर्समेंट का इश्यू, मतलब जो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो इसको मॉनिटर करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उन इंस्पेक्टर्स का शॉर्टेजेस है। ऑल्सो जो पेनल्टीज दी गई है वो बहुत इनएडिक्वेट है। जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की जो इच्छा पॉलिसी दर्शाता है उसको जस्टिफाई नहीं करती है। नेक्स्ट क्रिटिज्म है कि एआई ड्रिवन जो आप प्रोग्राम ला रहे हो उसमें एआई बायसेस है, और जो डेटा शेयरिंग होगा उसका भी रिस्क है। एआई बायस एंड डेटा रिस्क, स्पेशली कास्ट जेंडर बायस के अगेंस्ट कोई सेफगार्ड नहीं है, क्योंकि एआई ड्रिवन रिक्रूटमेंट टूल्स में शायद ये भी हो सके कि इन पैरामीटर्स को वो तवज्जो दे दे, मतलब इंपॉर्टेंस दे दे। हमारे इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन लॉ के में बहुत सारे लूप होल्स हैं जो प्राइवेसी वायलेशन को रिस्क में डाल देंगे। ये फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग correctly matches the provisions of the draft Shram Shakti Niti 2025 with corresponding constitutional or international commitments। बहुत सिंपल है, आप इनको इसको आप एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व कर पाओगे। काइंडली मेंशन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शंस। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग ऑपरेशन और एक्सरसाइज मित्र शक्ति। ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में होने वाला एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है। यूजुअली ये बेलगाम या कर्नाटक वाले जगह पे होता है, तो इस साल भी कर्नाटक में हुआ है। ये दिस इज देयर 11th एडिशन ऑफ मित्र शक्ति, विच इज अ बायलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। 10 नवंबर 2025 को स्टार्ट हुआ था, जो बेलगावी में कर्नाटका में, और ये नवंबर 23 तक चलेगा। मतलब लगभग 2 हफ्ते का 14 दिन का ये ट्रेनिंग होगा या एक्सरसाइज होगा। ये मित्र शक्ति एक्सरसाइज क्या है ना? ये इंडियन आर्मी का और श्रीलंकन आर्मी का जॉइंट एक्सरसाइज है जो हर साल कंडक्ट किया जाता है। इसका पर्पस है डिफेंस कॉपरेशन को और इंटर ऑपरेटिबिलिटी को स्ट्रेंथन करना, स्पेशली जो सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस होते हैं उनमें। पोस्ट इस बार जो फॉरेन ट्रेनिंग नोड है बेलगावी कर्नाटका का वो है। इसमें कुछ लगभग इंडिया से 170 पर्सन इन्वॉल्व है और श्रीलंका से 135। इस बार इंडिया से राजपूत रेजिमेंट पार्टिसिपेट कर रही है। पर्पस जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया कि सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस जो होते हैं उसमें उसको जॉइंटली रिहर्स करना, और ये यूएन चार्टर के अंडर होता है, फोकसिंग स्पेशली ऑन काउंटर टेररिज्म, पीस कीपिंग एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस। मित्र शक्ति एक्सरसाइज के बारे में कुछ की फीचर्स है, जैसे कि जॉइंट रेड्स, सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन है, हेलीबॉर्न ऑपरेशंस है, काउंटर टेररिस्ट ड्रिल्स है एक्सेट्रा। इसमें ड्रोन्स का यूज होता है, काउंटर यूएवी सिस्टम्स होती है, हेलीकॉप्टर्स का यूज होता है फॉर रियल टाइम ऑपरेशनल पर्पसेस। इसमें है ना आर्मी का मार्शल आर्ट्स रूटीन है उसको भी इंक्लूड किया गया है ना। तो बेसिकली ये डिटेल जो है वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है कि ये बायलैटरल इवेंट है इंडिया और श्रीलंका का।
ये एनुअल इवेंट है, अब 11th हुआ है, 2026 में 12th होगा। अब एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि कुछ एक्सरसाइज आर्मी के, इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज आपको पता होना जरूरी है, तो वो कुछ और तीन चार आपको अगर पता है तो बहुत अच्छा है। एक है संप्रीति, जो बांग्लादेश के साथ होता है, सूर्य किरण जो नेपाल के साथ होता है, दस्तलिक जो है वो उज्बेकिस्तान के साथ है, एक्सरसाइज शक्ति जो है वो फ्रांस के साथ है, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, एक्सरसाइज शक्ति फ्रांस के साथ। ऑस्ट्रा हिंद जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है। इस ऑस्ट्रा का मतलब ऑस्ट्रेलिया है, हिंद मतलब हिंदुस्तान है, तो ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया के साथ वाला एक्सरसाइज है। ठीक है, ये सिंपल एमसीक्यू है, ट्राई एंड सॉल्व इट। 2025 edition of the exercise was conducted at the foreign trading node in Belgavi, Karnataka. Correct है, तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। It focuses on some conventional warfare under Chapter 7 of the United Nations. Correct, तो स्टेटमेंट टू भी करेक्ट हो गया। The Indian contingent mainly comprised personnel from the Gorkha regiment. No, इस बार राजपूत regiment से था, तो ऑप्शन थ्री is gone. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन है। इट इज अबाउट इंडिया भूटान रिलेशन। Recently, Prime Minister Narendra Modi visited Bhutan, and this visit has reaffirmed that India is one of the most successful and stable bilateral partnership जो है साउथ एशिया में, वो भूटान के साथ है ना। देखा जाए तो भूटान साइज में बहुत छोटा है, पावर में बहुत छोटा है, मतलब बी इट इकोनॉमिकल पावर और पॉलिटिकल पावर और ग्लोबल पावर इंडिया से बहुत छोटा है, लेकिन इतना एसिमेट्रिक होने के बावजूद भी इंडिया और भूटान का जो रिलेशन है दैट इज नर्चर्ड ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, है ना, जिससे इट कैन ऑफर लेसन्स फॉर इंडियाज ब्रॉडर नेबरहुड डिप्लोमेसी। इंडिया का जो भूटान के साथ रिलेशनशिप रहा है वो चार फेजेस में डेवलप हुआ है। ये चारों फेजेस मतलब वैसे देखा जाए तो एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड के शुरुआत में जो था, तो फॉर्मल रिलेशनशिप जब एस्टेब्लिश हुआ था तो भूटान had agreed to be guided, कोटेड कोट्स में लिखा हुआ है, टू बी गाइडेड बाय इंडिया इन एक्सटर्नल अफेयर्स, है ना। लेकिन 2007 में ट्रीटी को रिवाइज किया गया, जहां से ये गाइडेड बाय इंडिया इस फ्रेज को हटा दिया। बाकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नो इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स वगैरह वगैरह ये सब कॉमन है। करंट पार्टनरशिप के कुछ की डायमेंशंस है। एक, इंडिया एंड भूटान हैज टू हैव सिक्योरिटी कोऑपरेशन, है ना। स्पेशली इंडिया जो हिमालय का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसके लिए भूटान बहुत क्रिटिकल है। जॉइंट विजिलेंस ओवर डोकलाम प्लाटू, जहाँ पे इंडिया और भूटान दोनों साथ में विजिलेंस रखेंगे, जो चाइना के साथ क्राइसिस वाला इशू था, जो 2007 का ट्रीटी है, दैट इंश्योर्स नाइदर कंट्रीज टेरिटरी इज यूज्ड अगेंस्ट अदर कंट्री। करंट रिलेशनशिप के कुछ डेवलपमेंटल और इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स के भी डायमेंशंस है। इंडिया और भूटान अभी हाइड्रो पावर कोलैबोरेशन में काफी रोल प्ले कर रहा है, मतलब इट काइंड ऑफ फॉर्म्स द इकोनॉमिक बैकबोन, जो हाइड्रो पावर कोलैबोरेशन है बिटवीन इंडिया एंड भूटान, है ना। जो भूटान में सरप्लस हाइड्रो पावर जनरेट होता है वो इंडिया इंपोर्ट करता है, इंडिया परचेसेस इट, है ना। जो नए इनिशिएटिव जो अब इंडिया और भूटान के बीच में आ रहे हैं उसमें है क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक्स। पिछले कुछ दिनों पहले हम लोगों ने सीएनए में डिस्कस किया था कि इंडिया और भूटान के बीच में दो इंपॉर्टेंट रेलवे लिंक बिल्डअप हो रहे हैं। नेक्स्ट इज डिजिटल कनेक्टिविटी, टूरिज्म एंड एजुकेशन कोऑपरेशन। इंडिया और भूटान कुछ कल्चरल एंड स्पिरिचुअल बॉन्ड्स शेयर करते हैं। एक तो बुद्धिस्ट हेरिटेज का हिस्ट्री रहा है ना। ऊपर से हाँ, जो बुद्ध के रिलिक्स थे वो भूटान में डिस्प्ले किए गए थे 2025 में। इसके अलावा पोरस बॉर्डर होने की वजह से, इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होने की वजह से पीपल टू पीपल कनेक्ट जो है, जो पीपल टू पीपल टाइज है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, वो बहुत अच्छा है बिटवीन इंडिया एंड भूटान। डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक डायमेंशन,
एक Bhutan has diversified global partnership. It is in cooperation with Japan, South Korea, European Union, while maintaining the India as its trusted principal partner. है ना? जो थिम्पू की फॉरेन पॉलिसी है, इट बैलेंसेस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी विथ रीजनल इंटरडिपेंडेंस। इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस भूटान क्या क्या है? एक, इंडिया भूटान जो है वो मॉडल नेबरहुड एंगेजमेंट का एक ब्लूप्रिंट दे देता है। Bhutan acts like a strategic buffer. है ना? A stable Bhutan enhances India's security posture in the eastern Himalayas. Bhutan counters Chinese influence. Also जो रीजनल डिप्लोमेसी है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंसाइट्स इंडिया भूटान रिलेशनशिप दे देता है। इंडिया और भूटान के जो डिफरेंसेस क्या है? एक, इकोनॉमिक स्केल, मतलब इंडिया का कई ट्रिलियन डॉलर्स में इकोनॉमी है, वेर एज भूटान का इकोनॉमी ही टोटल मिला के $3 बिलियन का है। एनर्जी डिपेंडेंस, मतलब भूटान जो है इट रिलाइज ऑन हाइड्रो पावर फॉर 30% ऑफ इट्स रेवेन्यू, whereas India seeks diversification into renewables। फिर डेमोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट है ना? मतलब इंडिया का पॉपुलेशन कहाँ, भोपाल का कहाँ, भूटान के इस मतलब भूटान का टोटल पॉपुलेशन 10 लाख से भी कम है, वही इंडिया का आर्मी लगभग 19 लाख का है। जियोपॉलिटिकल एक्सपोजर, इंडिया engages global power while Bhutan navigates them, है ना? Especially triangular balance between India, China and the global institutions। क्लाइमेट पोजीशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, भूटान रिमेन्स कार्बन नेगेटिव while India is a major emitter of the carbon। इट्स इंडिया भूटान रिलेशन से क्या हम सीख सकते हैं या फिर रादर क्या दुनिया सीख सकती है? एक, अगर आप सॉवरनिटी का, इक्वालिटी का रिस्पेक्ट करते हो तो उससे लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्डअप होता है। जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स है दे मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड अलाइंड विद द लोकल प्रायोरिटीज। सिक्योरिटी कॉपरेशन इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन परसीव्ड एज म्यूचुअली बेनिफिशियल। और जो कल्चर एंड पीपल टू पीपल लिंकेज है दे प्रोवाइड वेरी लॉन्ग लास्टिंग डेप्थ बियॉन्ड द बेसिक जियो पॉलिटिक्स। ये एक एमसीक्यू है, ये आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। सिंपल एमसीक्यू है, प्लीज मेंशन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड मेंशन योर आंसर्स। फोर्थ आर्टिकल इज अबाउट बुकर प्राइस, ये भी बहुत इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है, इसका एग्जाम में बहुत ज्यादा यूटिलिटी नहीं है, ईपीएससी में या एडीआरई में इससे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें भी आपको ये जानना है कि बुकर प्राइस इवोल्यूशन कैसा रहा है और इस साल किसको मिला है ना? इस साल मिला है डेविड स्लैजी को, स्लैजेल को। ये कैनेडियन हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर है, उनका नॉवल था फ्लैश, उसके लिए मिला है। द ऑथर इज 51 years of age एंड इसके पहले भी बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड था। ये जो बुकर प्राइज है उसके बारे में समझना ये जरूरी है कि ये एक दुनिया का लीडिंग लिटरेरी अवार्ड है ना, एंड इट इज गिवन फॉर अ सिंगल वर्क ऑफ फिक्शन, मतलब सीरीज को नहीं दिया जाता। यूके में 1969 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इनिशियली इट वाज सपोज टू बी रिवॉर्डेड ओनली विद इन द कॉमनवेल्थ नेशंस, बट नाउ इट इंक्लूड्स फुल ग्लोब। इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि भाई जो नॉवल है वो ओरिजिनली इंग्लिश में ही लिखा होना चाहिए एंड पब्लिश भी यूके आयरलैंड के किसी पब्लिशर से ही होना चाहिए, जिस साल प्राइज मिलने वाला है उस साल, है ना? मतलब ये नॉवल जो है इट हैज टू बी एन ओरिजिनल वर्क एंड इट मस्ट बी पब्लिश बाय द रजिस्टर यूके और आयरिश इम्प्रिंट। मतलब जो सेल्फ पब्लिश नॉवेल्स है वो एलिजिबल नहीं है। ये एमसीक्यू है, इसको अटेम्प्ट करिए। With reference to the Booker Prize and International Booker Prize, consider the following statements. Single book translated into English, no translation, translation है ही नहीं।
अभी मैंने आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके दिए, एटलीस्ट हाफ एफर्ट आप लीजिए और आंसर्स तक पहुंचिए. प्लीज मेंशन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. लास्ट आर्टिकल, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025-26, ये जर्मन वॉच जो एनजीओ है उसने रिलीज किया हुआ है. PRI क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026, इट वाज रिलीज्ड बाय द जर्मन वॉच, एक एनजीओ है, ऑन November 12th ड्यूरिंग द COP30 समिट इन बेलेम ब्राजील. हम पिछले कई दिनों से बेलेम ब्राजील में जो क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस चल रही है UNFCCC, उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं. ये इंडेक्स जो है इट असेसेस द इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स worldwide between 1995 to 2024. It highlights the growing human and economic losses due to climate change. इसमें कुछ की फाइंडिंग्स आए जैसे कि 1995 से लेकर 2024 तक लगभग 8,32,000 लोगों की डेथ हुई है, और जो इकोनॉमिक लॉस हुआ है दैट हैज एक्सीडेड $4.5 ट्रिलियन. 8.5 लाख लोग सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से अब तक मर चुके हैं. लगभग 10,000 के आसपास एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो चुके हैं. मेजर कॉजेज जो है, एक है स्टॉर्म्स एंड हीट वेव्स, सेकंड है फ्लड्स, एंड थर्ड इज, मतलब ये जो स्टॉर्म जो था वो अकेले ने ही लगभग 60% ऑफ इकोनॉमिक लॉसेस किया है. क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो आया वो 9th आया है. मतलब इंडिया इज अमॉन्ग द टॉप 10 कंट्रीज टू बी अफेक्टेड बिटवीन लास्ट 30 years, 1995 टू 2024. इंडिया में लगभग 80,000 डेथ हुई है और $170 billion की इकोनॉमिक लॉस हुआ है. लगभग 1.3 बिलियन पीपल वर अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज. मैक्सिमम हाईएस्ट वल्नरेबल एरिया है रिवर बेसिन्स और कोस्टल जोन. ग्लोबल कंटेक्स्ट में देखता है कि 2024 जो था इट वाज द हॉटेस्ट ईयर ऑन द रिकॉर्ड. मतलब एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर एक्सीडेड बाय ऑलमोस्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स. जो नॉर्थ अटलांटिक एंड मेडिटेरियन ओशन है वहां का जो सी सरफेस टेम्परेचर है इट हैज टच्ड अनप्रेसिडेंटेड हाइज, है ना, which will obviously result into severe storms. Human-induced climate change, it has magnified the El Nino effect, making the extremes more frequent and intense. The last MCQ, try and solve this MCQ. You can use the elimination technique and come to the conclusion and final answers. These are our smart books, one-stop solution for all the UPSC and APSC related study material. We have total 17 booklets and all of them are now available in एसएस मीडियम. उसमें से 10 जो है वो प्री स्पेसिफिक है और 7 जो है वो मेन स्पेसिफिक है. फर्दर डिटेल्स यू कैन contact on this number. Thank you very much. See you tomorrow with another set of articles in current affairs discussion. Thank you.